हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों और लेखकों के जीवन क्रम के ऊपर, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे भी संबंधित कई सवाल आ रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय इतिहासकारों के सामने भी कवियों के कलेक्शन को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई थी। आपने पढ़ा होगा कि शिव सिंह सेंगर ने कुल 1000 कवियों को कलेक्ट किया था। फिर इसके बाद मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों को एक जगह सेलेक्ट किया और फिर बाद में जो इतिहासकार रहे उनके सामने भी ये समस्या रही कि किस कवि को शामिल किया जाए और किस कवि को छोड़ा जाए। और जब कोई प्रतियोगी छात्र तैयारी करता है तो उसके सामने भी समस्या आ जाती है कि तैयारी के दौरान किस कवि को पढ़ा जाए और किस कवि को छोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन जब कोई एक ऐसा टीचर हो जो कभी एक प्रतियोगी छात्र भी रहा हो और प्रतियोगिता के माध्यम से उसका चयन भी हुआ हो और वो खुद पढ़ाने की कोशिश करता है और उसके पास अनुभव हो, तो बीच का रास्ता निकल जाता है और पिछले पेपर्स के आधार पर या फिर जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कवि हैं उसके आधार पर एक छोटा सा नोट्स तो बनाया ही जा सकता है और जो प्रमुख कवि रहे हैं जिनसे ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं उनको छांट कर याद किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर मैंने प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है। और कमेंट्स कर जरूर बताइएगा आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम चर्चा करते हैं कि आदिकालीन कवि जिनसे संबंधित बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें देखते हैं कि 7वीं सदी में सरहप्पा का जन्म हुआ। सरहप्पा सिद्ध कवि हैं और इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। 8वीं सदी में स्वयंभू का जन्म हुआ। 9वीं 10वीं सदी के आसपास में पुष्पदंत का जन्म हुआ। 11वीं सदी में हेमचंद। 12वीं सदी में अब्दुल रहमान। 13वीं सदी में गोरखनाथ। फिर 13वीं सदी में अमीर खुसरो। वैसे अगर सटीक रूप में देखा जाए तो 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। 14वीं सदी में श्रीधर का और 14वीं सदी में ही विद्यापति का जन्म हुआ। तो इन जितने भी आदिकालीन कवियों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, ये कवि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो क्रम के रूप में चाहे डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछा गया हो। आगे चर्चा करते हैं कि भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवि कौन रहे हैं और उनका जन्म कब कब हुआ है। तो सबसे पहले 1388 में रैदास का जन्म हुआ। 1398 में कबीर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रैदास और कबीर दोनों के उम्रों में कुल 10 साल का अंतर रहा है। 1415 में धन्ना का जन्म हुआ। 1425 में पीपा का। तो कबीर, धन्ना, पीपा इत्यादि रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल रहे हैं। तो देख रहे हैं ये सब समकालीन ही है, 5-10 साल का अंतर रहा है। 1451 में जम्भनाथ का जन्म हुआ। 1455 ईस्वी में हरिदास का जन्म हुआ, जो कि एक संगीतज्ञ के रूप में भी फेमस रहे हैं। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ। 1478 में सूरदास का जन्म हुआ, यानी कि सूरदास कितने साल छोटे हो गए कबीरदास से? लगभग 60-70 साल के आसपास में छोटे रहे हैं सूरदास। कितने साल हो गया लगभग? अगर इसको हम 1478 से में से 1398 घटा देते हैं तो 0 हो गया और करीब 80 साल के 60 साल के आसपास में छोटे रहे। ठीक है, तो ध्यान में रखिए बस याद करने की जो ट्रिक है, क्योंकि कवियों को जब आप जोड़कर याद करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठना शुरू करेगा। तो 1478 में से 1398 आप घटा लीजिएगा। हो सकता है कि मैं ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। सूरदास के बाद सूफी कवियों का विक्रम आता है, जिसमें कि 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ था। सूफी कवियों को मैंने इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि सूफी कवियों का जो जन्म है वो हिजरी संवत में कैलकुलेट किया गया है, तो उस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। वैसे ध्यान में रखिए 927 के आसपास में हिजरी संवत में पद्मावत का हुआ था और हिजरी संवत में ही सूफी कवियों का जन्म दिया हुआ है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं। 1516 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। 1532 ईस्वी में तुलसीदास का। तो यानी कि मीरा तुलसीदास से 16 साल बड़ी थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में आपने इन दोनों के बीच हुए पत्र व्यवहारों के बारे में सुना होगा, तो लग रहा है कि ये सब समकालीन थे, तो आपस में पत्र व्यवहार भी करते रहे होंगे। तो मीरा अपने घर से परेशान होकर तुलसीदास के लिए एक पत्र लिखी थी, उसके जवाब में विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास ने उसका जवाब दिया था। अगले जो कवि हैं, 1533 ईस्वी में रसखान का जन्म हुआ, यानी कि तुलसीदास से 1 साल छोटे। 1538 में कवि गंग का जन्म हुआ, जिनके बारे में आपने सुना हुआ चंद छंद वर्णन की महिमा
और नूरजहाँ ने इनको हाथी से कुचलवा दिया था। 1541 ईस्वी में कृपाराम का जन्म हुआ, जिन्हें कि रीतिकाल का प्रवर्तक भी कई आलोचक मानते हैं। 1544 में दादू दयाल का जन्म हुआ। 1553 में रहीम का जन्म हुआ। यानी कि कबीर, तुलसी के बाद रहीम एक ऐसे कवि हैं जो कि भारतीय जनमानस में रचे बसे हैं, इनके दोहे फेमस रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि 1553 ईस्वी में हुआ, यानी कि लगभग ये तुलसीदास से करीब 20 साल के आसपास में छोटे थे। 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ। केशवदास, जिनको कि भक्ति काल में भी कुछ आलोचक मानते हैं, कुछ रीतिकाल में भी मानते हैं, तो ज़्यादातर केशवदास को रीतिकाल के कवि के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन आप इनका जन्म देखिए 1555 ईस्वी, यानी कि ये तुलसीदास से छोटे थे, क्योंकि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा उसके जवाब में, उसके प्रतिक्रिया में रामचंद्रिका केशवदास ने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 33 साल, कितने साल का हो गया, 23 साल का अंतर है इन दोनों के जन्म में। तो तुलसीदास बड़े रहे हैं केशवदास से। तो इस तरीके से भी आप इन दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ। नाभादास, जिन्होंने कि भक्तमाल की रचना की और बहुत सारे अपने पूर्ववर्ती कवियों के जीवन काल के भी बारे में बताया है। 1574 ईस्वी में मलुकदास का जन्म हुआ, जिन्होंने कि आलसियों पर एक पंक्ति लिखी थी, ठीक है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इनका जन्म हुआ 1574 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में जन्म हुआ सेनापति का। सेनापति जो कि प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म हुआ, यानी कि केशवदास के लगभग 40 वर्षों के बाद बिहारी का जन्म हुआ। लेकिन जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो लगता है कि ये दोनों आस ही पास के होंगे, लेकिन 40 साल जब वो ओल्ड हो चुके थे केशवदास, तब बिहारी का जन्म हुआ, यानी कि 1595 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में सुंदरदास का जन्म हुआ। सुंदरदास जो कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि के रूप में जाने जाते थे, और हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर भक्तिकाल और आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की बात की जाए तो सबसे पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित संत कवियों में सुंदरदास को माना जाता है। तो ये भी एक फैक्चुअल जानकारी थी, ध्यान में रखिए। तो 1596 में सुंदरदास का जन्म हुआ, यानी कि बिहारी से 1 साल छोटे थे। 1609 ईस्वी में चिंतामणि का जन्म हुआ। चिंतामणि 1609 में। 1613 में भूषण का जन्म हुआ। 1617 ईस्वी में मतिराम का। तो चिंतामणि, भूषण, मतिराम ये सब भाई रहे हैं, ठीक है, ये लोग बंधु हैं। इनको भी त्रिपाठी बंधु के नाम से जाना जाता है। 1609, फिर 13, फिर 17, यानी कि आप देख रहे हैं कि 4-4 साल का अंतर इन भाइयों में रहा है। एक इनके और भाई हैं जटाशंकर, ठीक है, 4 भाई थे जो कि रीतिकाल में अपनी रचनाएं कर रहे थे। आगे के कवियों के बारे में चर्चा करें तो 1626 ईस्वी में जसवंत नाम के कवि, जिन्होंने कि भाषाभूषण नाम का ग्रंथ लिखा। 1673 ईस्वी में देव का जन्म हुआ, ठीक, जो रीतिकाल के एक फेमस कवि रहे देव, जो कि कवि और आचार्य दोनों की श्रेणी में माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 1673 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ, जो कि रीतिमुक्त कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो घनानंद के जन्म के बारे में आप जान जाइए कि 1689 ईस्वी में हुआ था। 1699 ईस्वी में रसलीन का जन्म हुआ। 1753 ईस्वी में पद्माकर रीतिकालीन कवियों में अंतिम कवि और आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, अंतिम कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने बांदा के इलाके के जो भी तीज त्यौहार हैं, और ख़ासतौर से इन्होंने त्योहारों को अपने होली, तीज त्यौहार को कंटेंट बनाया कविता का। 1766 ईस्वी में ठाकुर का जन्म हुआ। ठाकुर, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का, 3 ठाकुरों के बारे में चर्चा की गई। 1820 ईस्वी में द्विजदेव का जन्म हुआ। तो इस तरीके से हमने भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों युगों के कवियों को देखा और उनके जन्म क्रम को भी समझा। उम्मीद है कि आप सभी को कहानी के माध्यम से धीरे धीरे चीज़ें बैठ गई होंगी। इसी दौरान कुछ ऐसे कवि शामिल रहे जो कि नीतिकार कवि के रूप में जाने जाते थे, सूक्तिकार के रूप में जाने जाते थे, जिसमें कि गिरिधर कविराय, जिनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। फिर सम्मन का जन्म 1777 ईस्वी में, और बैताल का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। तो ये नीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और इन लोगों का समय भी आप देख लिए। और एक कवि और थे, 1802 ईस्वी में दीनदयाल का जन्म हुआ। तो ध्यान में रखिए, इनका अगर क्रम पूछा जाए, कई बार जो क्रम पूछे जाते हैं वो एक ही प्रवृत्ति के जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, या फिर समकालीन होते हैं, उन्हीं के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो गिरधर कविराय, सम्मन, वैताल, दीनदयाल, ये इनका क्रम है। आगे बात करें आधुनिक कालीन कवियों और लेखकों के बारे में, तो शुरुआत हो जाती है बालकृष्ण भट्ट 1844
1845 के आसपास में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यहाँ पर छूट गया है तो इसको जोड़ लेते हैं। 1844 में यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से बड़े थे। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में। 1855 में प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र। 1857 में जगमोहन। तो जगमोहन का जन्म जब प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ था तो इनका जन्म हुआ था। 1858 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास का। 1859 ईस्वी में श्रीधर पाठक। आप देख रहे हैं श्रीधर पाठक का जन्म बहुत पहले हुआ है, लेकिन इनको हम द्विवेदी योगिन और स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जानते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि भी माना है। ठीक है, तो लेकिन इनका जो समय है 1859 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कि सरस्वती पत्रिका को एक सम्मानित स्थान दिलाया, इनका जन्म हुआ 1864 ईस्वी में, यानी कि श्रीधर पाठक से ये छोटे थे। हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं वो आसपास आपको दिख रहे होंगे। 1866 में जगन्नाथ का जन्म हुआ। 1868 में राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म। 1872 में रामचरित उपाध्याय का जन्म। 1875 में कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने कि हिंदी व्याकरण भी लिखा। 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ। तो प्रेमचंद कवियों के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, लेकिन कथाकार के रूप में शामिल, लेकिन जब भी चर्चा की जाएगी तो प्रेमचंद को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो 1880 ध्यान में रखिए। 1884 में रूपनारायण पांडे का जन्म हुआ। 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका ध्यान रखिए 1884 ईस्वी में। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब आलोचकों की चर्चा की जाती है तो यहाँ पर नाम आया महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, उनका 1864 ईस्वी में हुआ और फिर 1884 ईस्वी में हुआ रामचंद्र शुक्ल का। तो ध्यान दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल ज़्यादा फेमस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से, लेकिन उम्र के हिसाब से 20 वर्ष बड़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़े रहे होते होंगे कहीं, तो रामचंद्र शुक्ल एक जूनियर के तौर पर ही देखे जाते रहे होंगे, तो उम्र के हिसाब से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी छोटे थे, 2 साल छोटे। 1886 में इनका जन्म हुआ। 1886 में ही लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ और 1889 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म, यानी कि जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद से करीब 9 वर्ष छोटे थे। ठीक है, 1889 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ। 1895 में मुकुरधर पांडे, जिन्होंने कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1895 ईस्वी में। 1895 में ही सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ, यानी कि मैथिली शरण से छोटे थे सियाराम शरण गुप्त। वियोगी हरि का जन्म हुआ 1896 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में किशोरी दास वाजपेयी। अब देख रहे हैं कि 2 व्याकरणचार्यों का नाम मैंने बताया। कामता प्रसाद गुरु का जन्म हुआ 1875 ईस्वी में। ठीक है, जबकि जन्म हुआ है किशोरी दास वाजपेयी का जन्म हुआ 1898 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं 25-30 साल का अंतर है दोनों में। 1899 ईस्वी में निराला का जन्म हुआ, यानी कि निराला प्रसाद से 10 वर्ष छोटे थे। 1900 में जन्म हुआ पंत का, सुमित्रानंदन पंत का, यानी कि पंत निराला से मात्र 1 साल छोटे थे। 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ। 1905 में सोहनलाल द्विवेदी का जन्म। 1905 में ही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो आप देखेंगे जब कवित्रियों की बात की जाती है तो महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उम्र के दृष्टिकोण से सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से 2 वर्ष बड़ी थी। तो ये मार्के की बात है, इसको ध्यान में रखिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ 1907 ईस्वी में, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत छोटे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब जयसी, सूर, तुलसी पर लिखा तो इतना छोटे उम्र में आप वो देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ। तो उम्र का एक अंतर है, लेकिन इन्होंने कबीर को स्थापित किया। 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से 1 साल छोटे रहे हैं। 1911 हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहा, जिसमें कि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। तो जब 2011 आया हुआ था तो इन लोगों का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो बहुत सारे मैगजीन्स में खूब आर्टिकल इत्यादि निकले थे, आप लोग को अब मेरी बात याद आ गई होगी। तो 1911 में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ।
1915 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ। 1917 भी इम्पॉर्टेंट वर्ष रहा है जिसमें कि त्रिलोचन और मुक्तिबोध का जन्म हुआ। और आप ध्यान दीजिए कि त्रिलोचन भी प्रगतिशील प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत आते हैं और मुक्तिबोध भी उसी श्रेणी के हैं। तो इनका जन्म एक ही वर्ष हुआ 1917 ईस्वी में। रेणु का जन्म हुआ 1921 ईस्वी में। तो ये जो 2021 चल रहा है ये रेणु के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। हालांकि ये कोरोना काल में ज़्यादातर इन पर वेबिनार इत्यादि ही हुए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से आप ऐसे ही चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर याद करेंगे तो लंबे समय तक दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो ये तो रहे, हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के कवियों लेखकों के बारे में चर्चा की। कुछ और याद करने की ज़रूरत है। तार सप्तक के कवियों के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए तो महत्वपूर्ण और कवि भी शामिल हो जाएंगे। तार सप्तक आप जानते हैं कि 4 प्रकाशन हुए, जिसमें कि पहला यानी कि जो प्रकाशन हुआ 1943 में उसको तार सप्तक उसका नाम है। ठीक है, पहला सप्तक नाम नहीं है बल्कि तार सप्तक है 1943 में। तो इसका मैंने क्रम यहाँ पर क्रम से इनके कवियों को कलेक्ट किया है, जिसमें कि अज्ञे का जन्म पहले भी मैंने बता दिया कि 1911 ईस्वी में। 1912 में रामविलास शर्मा, 1917 में मुक्तिबोध, 1917 में हिमाचवे, ठीक है, 1918 में नेमी चंद्र जैन, 1918 में गिरिजा कुमार माथुर, 1919 में भारत भूषण अग्रवाल। तो ये तार सप्तक के कवि रहे हैं और इनका जन्म क्रम रहा है। अगर दूसरा सप्तक की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो पहला जो तार सप्तक है इसमें कोई स्त्री कवयित्री नहीं शामिल रही है। दूसरा सप्तक जिसका कि प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ, अगर उसके कवियों पर चर्चा करें तो 1911 में शमशेर बहादुर सिंह, 1913 में भवानी प्रसाद मिश्र, 1922 में शकुंत माथुर, जो कि महिला कवयित्री रही हैं शकुंत माथुर। कई किताबों में इनका नाम शकुंतला माथुर दे दिया जाता है जो कि गलत है, तो ध्यान में रखिए कि शकुंत माथुर हैं। 1923 में हरिनारायण व्यास, 1924 में नरेश मेहता, 1926 में धर्मवीर भारती, जिनका कि आपको अंधायुग पढ़ना है। ठीक है, इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ। 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय का। तो आप देख रहे हैं कि सप्तक के भी जो कवि हैं वो एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। 4-5 साल का अंतर रहा है एक दूसरे के उम्रों में। तीसरा सप्तक के बारे में चर्चा करें तो इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत जो भी कवि शामिल हैं उनका जन्म क्रम हम देख लेते हैं। 1919 में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, 1922 में मदन वात्स्यायन, 1924 में विजय देवनारायण शाही, 1927 में कुंवर नारायण, 1927 में ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1932 में केदारनाथ सिंह इंपॉर्टेंट, 1935 में कीर्ति चौधरी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेकंड महिला हैं जो कि कवित्री के रूप में तार सप्तकों में शामिल हैं। तो ये तीसरे सप्तक के बारे में मैंने चर्चा किया। 1935 में कीर्ति चौधरी का जन्म हुआ। अगर चौथे सप्तक के बारे में बात करूं तो चौथा सप्तक में जो 7 कवि शामिल रहे हैं, बहुत कम आपको किताबों में इनके जन्म क्रम को पढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने रिसर्च करके इनके जन्म क्रम को एक जगह कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि ये कलेक्शन आप सभी को पसंद आएगा। तो 1979 में चौथा सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया। इसमें जो कवि शामिल रहे हैं, 1932 में राजेंद्र किशोर का जन्म हुआ। और मैं काफ़ी लकी टीचर हूँ कि जिस संस्था से ये जुड़े हुए थे, जिस कॉलेज में ये कभी प्रोफेसर हुआ करते थे, सौभाग्य से आज मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो 1932 में राजेंद्र किशोर का जन्म हुआ। 1935 में श्री राम वर्मा, 1938 में सुमन राजे, ये तीसरी महिला कवित्री देख रहे हैं आप शामिल हैं, सुमन राजे। इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। 1939 में स्वदेश भारती, 1945 में नंद किशोर आचार्य, 1947 में राजकुमार कुंभज, 1951 में अवधेश कुमार। ठीक है, तो ये कुछ सप्तक के कवि रहे, यानी कि चौथे सप्तक के कवि रहे। उनके जन्म क्रम को भी मैंने एक जगह कलेक्ट करके बता दिया। तो उम्मीद है कि अब जो भी मेन कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके जन्म वर्ष से, उनके क्रम से, उनके कुछ जो खास पॉइंट्स रहे होंगे उनसे आप परिचित हो गए होंगे और 60 समय में आप परीक्षा के लिए इसे देख सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।